अन्योंशेयो पीपल। मुझे मालूम है नया सा शब्द मैंने बोला, सब सोच रहे हो आपकी क्या नया सा शब्द है, नया सा आदमी है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा। इस शब्द के पीछे इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है देखेंगे, पता करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसमें बताया गया कि नॉर्थ कोरिया ने यूएस के इस निर्णय को कि सियोल अब अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है, इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म किया है। अब हम ये भी देखेंगे कि इससे क्या इंपैक्ट होता है वर्ल्ड के ऊपर, इंडिया का इससे क्या रिलेशन है। साथ ही साथ यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है, यूपी पीसीएस के, एमपी पीसीएस जो स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स है, वो ध्यान दें। इस चीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो लास्ट स्लाइड में है और उसको डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी ने आज तक कितने क्वेश्चन पूछे हैं और आगे वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि जब यूएस ने सियोल, मतलब साउथ कोरिया की राजधानी, चूंकि वो साउथ कोरिया की जैसे हमारे यहाँ दिल्ली कहा जाता है कि दिल्ली ने ऐसा कहा, ऐसे सियोल को अप्रूव कर दिया, अलाउ कर दिया कि वो अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ा सकता है। अब ये मिसाइल कैपेबिलिटी रोकी कब गई थी और क्या कैपेबिलिटी थी, क्या कैपिंग थी, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा। उसने कहा है कि इट इज ए डेलिबरेट एंड हॉस्टाइल एक्ट that could lead to an acute and unstable situation on the Korean Peninsula। ये कोरियन पेनिनसुला जिसमें कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की कंट्रीज आती हैं, उसमें एक बहुत बड़ी टिपिकल सिचुएशन जनरेट कर सकता है, बिलिग्रेंट एंटागोनिस्टिक सिचुएशन जनरेट कर सकता है। और नॉर्थ कोरिया कहता है कि इसने बता दिया है कि यूएस की जो हॉस्टाइल पॉलिसी है नॉर्थ कोरिया के प्रति, जिसमें वो डबल डीलिंग करता है, एक तरफ तो हाथ बढ़ाता है और एक तरफ उसके पीछे से खंजर खोपने के बारे में सोचता है, इसको सिद्ध कर दिया है। यहाँ पे लिखा है कि टुवर्ड्स द डीपीआरके। डीपीआरके का मतलब है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। हाँ जी, ये नॉर्थ कोरिया का नाम है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। हम सबको लगता है कि कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन देख लीजिए उनके नाम में ही डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर ऐसे में डेमोक्रेसी से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन आए या फिर आपको कोई थॉट लिखनी हो, तो आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं कि डेमोक्रेटिक होना नाम ही काफी नहीं है, वहां रियल में डेमोक्रेसी होनी भी चाहिए। और वो लोकतंत्र के मूल क्या है? लोकतंत्र के मूल्य है स्वतंत्रता, समानता और न्याय, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस। ये लोकतंत्र डेमोक्रेटिक सिस्टम के मूल्य हैं। इसके अलावा एक पंच लाइन भी देता हूं जो कभी भी आप अपने पॉलिटी के क्वेश्चन में, गवर्नेंस के क्वेश्चन में या फिर अपने पेपर वन में ऐसे में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, खासतौर पे आरटीआई और सिटीजन चार्टर से संबंधित। मुझे बताइएगा कि इस लेक्चर में मैंने वो कहां लिखी हुई है। वो लाइन है, डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस। ध्यान रखिए, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप कभी भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी स्लाइड के नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हम बताते हैं कि ये कमेंट जो नॉर्थ कोरिया का आया है तो वो क्यों आया है। 21 मई 2021 को वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट बाइडेन और साउथ कोरिया के काउंटर पार्ट प्रेसिडेंट मून जे इन के बीच में एक समिट हुई, जिसमें उन्होंने ये पैक्ट किया। क्या पैक्ट किया, उससे पहले बताता हूं कि ये 21 मई को ही क्यों हुआ। जो बाइडेन, अमेरिका की नॉर्थ कोरिया के प्रति अलग अलग समय पे अलग अलग पॉलिसी रही है। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि ग्रैंड बार्गेन की पॉलिसी रही है, किसकी रही है? वो है डोनाल्ड ट्रंप की। और उसके साथ साथ उनसे पहले जो 2 बार लगातार यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उनकी स्ट्रेटेजिक पेशेंस की नीति रही थी, जिसमें उन्होंने रणनीतिक रूप से शांति, धैर्य का स्पष्ट किया था। लेकिन अब जो बाइडेन इस नीति को बदलना चाहते हैं और इसीलिए मंथ लॉन्ग रिव्यू के बाद उन्होंने सियोल को यह अप्रूवल दिया, अलाउ किया है कि वो अपनी मिसाइल कैपेसिटी है वो बढ़ा सकता है। अब आगे देखते हैं कि क्या एक्चुअली क्यों था ये कैपिंग, कैसे हुआ ये कैपिंग। एक्चुअली ये जो कैपिंग था वो गाइडलाइन थी 1979 की, जिसमें कि यूएस ने सियोल को रोक दिया था 800 किलोमीटर यानी कि 500 माइल से ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल बनाने से। ये 1980 के लगभग की बात है, क्योंकि उस समय जो पेनिनसुला था उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत थी और अमेरिका अपना वर्चस्व चाहता था। लेकिन अब चूंकि चाइना का उभार हो गया, हम सब जानते हैं कि चाइना अमेरिका की जो हेजेमोनी है उसको बड़ा क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए अब यूएस इंडो पैसिफिक में अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है और ये उसी स्ट्रेटेजी का एक उदाहरण है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सियोल को ये कैपेसिटी मिल जाती है तो इससे मेजर चाइनीज सिटीज हैं वो भी सियोल के जो सीमा है, जो मिसाइल बनाने की क्षमता है उसके अंतर्गत आ जाएगी और इससे
चाइना को भी एक चैलेंज मिल रहा है। साथ ही देखिए अब यूएस की दोहरी नीति देखिए कि वो सियोल को पावर देके चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में, प्रशांत महासागर में चाइना एक बहुत बड़ी ताकत बनती जा रही है। यूएस ने पहले भी ये कोशिश की कि या तो वो नॉर्थ कोरिया के साथ हाथ मिला ले, लेकिन ये काम हुआ नहीं। इसका उदाहरण है 2018 में नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में सिंगापुर में एक समिट हुई, जिसे कि सिंगापुर समिट का नाम भी दिया गया। और बहुत, ये देखिए फोटो में देख सकते हैं, किम जोंग यूंग कह रहे हैं कि आदमी मुझे क्या बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता, और डोनाल्ड ट्रंप सोच रही है क्या बोले जा रहा है। तो दोनों के बीच में यही है कि किसको क्या बोलना है नहीं पता है, लेकिन सब अपनी अपनी मर्जी और अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, सब अपनी जगह पे राजा बनना चाहते हैं। इस जो सिंगापुर समिट थी उसे पैन मुनजोम डिक्लेरेशन भी कहा गया था। अब हम देखते हैं कोरियन पेनिनसुला। देखिए यूपीएससी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां आती है। इंपॉर्टेंट चीज एक है कि कोरिया बे जो है वो कहां है और वो किसके साथ में है। इसके अलावा येलो सी जो है वो कहां है, ईस्ट सी, सी ऑफ जापान, और यहां पे एक बनती है कोरियन संधि। इस कोरियन संधि के साथ कौन कौन से स्टेट्स या जो कंट्रीज हैं वो मिल रही हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कौन कौन सी कंट्री है। साथ ही साथ ये देखिए नॉर्थ कोरिया जो है वो किस किस कंट्री के साथ लगती है। यहाँ देखिए रशिया के साथ रिलेशन, जो बॉर्डर है वो बनाती है, चाइना के साथ बॉर्डर है और साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यूपीएससी इन जनरल पूछ रहा है आजकल कि प्योंगयांग या सियोल का नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन भी पूछता है कि कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, कौन सा ईस्ट में है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सियोल ईस्ट में और प्योंगयांग जो है वो वेस्ट में। साथ ही साथ प्योंगयांग नॉर्थ में और सियोल साउथ में है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके साथ तो और भी ज्योग्राफी की चीजें देख सकते हैं जो कि मैपिंग से संबंधित यूपीएससी के क्वेश्चन या फिर यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक्चुअली क्या है। बात है 1940-1945 के दशक की, जब कोरिया का दो विभाजन कर दिया गया था। किस किस के थ्रू विभाजन कर दिया गया था? सोवियत यूनियन और यूएसए द्वारा, क्योंकि उस समय दो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर था जिसे हमने कोल्ड वॉर में भी देखा, और वो विभाजन आज भी चलता आ रहा है। वो विभाजन का आधार क्या था? 1950 से 1953 के बीच चली हुई कोरियन वॉर। यहां हमें ध्यान रखना है कि उस कोरियन वॉर के समय जो विभाजन हुआ था, उस विभाजन का परिणाम आज भी ये है कि कोरिया के दो टुकड़े हैं। नॉर्थ कोरिया जिसे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, और साउथ कोरिया जिसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, वो आज भी दो धड़ों में बटा हुआ है। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत का इससे क्या लेना देना है, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, भारत की क्या स्ट्रेटेजिक नीति है, या फिर भारत का हिस्ट्री में ये क्यों इंपॉर्टेंट आता है। चलिए देखते हैं। इंडिया और कोरिया, भारत की जो 60th इंडियन फील्ड एम्बुलेंस यूनिट थी वो कोरिया गई थी कोरिया वॉर के समय, जब 346 मैन गए थे और उसमें 14 डॉक्टर्स थे। उन्होंने वहां पे उस समय बहुत मदद की। ये हमारी एक सॉफ्ट पावर है, हमारी जो डिप्लोमेसी है उसका एक उदाहरण है। इसके अलावा जो कोरिया वॉर, अनडिवाइडेड कोरिया में 1947 के समय यूएन कमीशन ने एक न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन बनाया था कोरियन पेनिनसुला के लिए। हम उसके चेयर थे जिसमें 9 मेंबर थे टोटल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पे यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पोयम लैंप ऑफ द ईस्ट, जो कि 1929 में उन्होंने कंपोज की थी, उसमें कोरिया की बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्लोरियस पास्ट और ब्राइट फ्यूचर के बारे में आशा की है। उन्होंने लिखा है, ध्यान रखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द गोल्डन एज ऑफ एशिया कोरिया was one of its lamp bearers, and the lamp is waiting to be lighted once again for the illumination in the east। अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर ऐसे में भी कोरिया के इंपॉर्टेंस और इंडिया कोरिया रिलेशन पे आता है, तो आप ये लिखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एशिया के विकास के लिए कोरिया की इंपॉर्टेंस जताई है। तो अगर इंडिया और कोरिया के रिलेशन आते हैं तो उससे पूरे एशिया का डेवलपमेंट होगा और कोरिया के साथ भारत को बेहतर संबंध बनाने ही होंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लें कि यूपीएससी ने अभी तक इसके बारे में क्या क्या पूछा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा कि व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थार्ड जिसे कहते हैं, समटाइम्स सीन इन न्यूज। 2018 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो संबंध थे बड़े टिपिकल थे। तो उस समय 2018 में यूएस ने भी जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है वो साउथ कोरिया में रखी थी, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही अभी भी जो मिसाइल की
पावर दी है, अलाउ किया है कि आप 800 किलोमीटर या फिर 500 माइल से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स बना सकते हैं, इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे सुनने वालों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं टर्म बोल रहा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस टर्म का क्या मतलब है और इंडिया का इससे क्या रिलेशन है। वो टर्म है S-400 ट्रायम्फ। इसके अलावा अगर मेंस के क्वेश्चन में देखूं तो मेंस का एक क्वेश्चन बनता है कि डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द 1950 कोरियन वॉर। मैंने बताया कि 1950 से 1953 के बीच में जो कोरियन वॉर हुई थी, वो कोरियन वॉर के बारे में पूछ रहा हूँ। रोल ऑफ इंडिया ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में देख लीजिए। ऑल्सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन कोरिया एंड द इंटरनेशनल रिलेशन। तो हमें पूरा बताना है, कोल्ड वॉर बतानी है और इस समय जो नॉर्थ कोरिया का एटीट्यूड है, न्यूक्लियर पावर है, यूएनएससी से रिलेटेड, वो सारा इसमें 250 वर्ड्स में हमें ये लिखना है। ये पेपर 1 जीएस पेपर 1 है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन बनता है इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज स्ट्रेटेजिकली रिलेटेड टू साउथ कोरियाज न्यू साउदर्न पॉलिसी इन द इंडो पैसिफिक। इसको डिस्कस करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार क्या है कहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। साथ ही साथ साउथ एरिया की न्यू साउदर्न पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वो रविन्द्रनाथ टैगोर वाली लाइन हम लिख सकते हैं और डेफिनेटली विश्वास कीजिए आधे से 1 मार्क आप ज्यादा फैच करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए काफी है, आज इतना। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जाने से पहले मैं बता देता हूं कि मैंने कहा था अन्यो आंशेयो, इसका मतलब होता है कोरिया में हेलो। तो वापस से मैं आपको करता हूं अन्यो आंशेयो। बाय बाय गाइस, थैंक यू।